वेलकम टू यूनिक एग्री क्लासेस। यूनिक एग्री क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और आपकी जो पढ़ाई है उसको और बेहतर बनाने के लिए हम आज लेकर आए हैं जो ओल्ड जेट का पेपर है 2004। अपन ये सीरीज चला रखे हैं कि ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की, कि जितने भी पुराने पेपर आए हुए हैं उनका सॉल्यूशन लेकर आएंगे और एग्रीकल्चर के, ठीक है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हम लेकर आए हैं एग्रीकल्चर 2004 वाला, कौन सा, जेट का ओल्ड पेपर, ठीक है। तो करते हैं अपन इसको स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो था कि एग्रीकल्चर किस भाषा से लिया गया है, या एग्रीकल्चर जो शब्द है वो कौन सी भाषा से लिया गया है, ठीक है। तो लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, अंग्रेजी भाषा से और स्पेनिश भाषा से। तो ध्यान रखना, एग्रीकल्चर जो शब्द है, यानी जो एग्रीकल्चर जो शब्द है, ये एग्रीकल्चर कौन सी भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से लिया गया। और आप ये भी ध्यान रखना, जिन शब्दों के पीछे लगभग जो कल्चर होता है वो लगभग कौन सी भाषा के होंगे, लैटिन भाषा के। कौन सी भाषा के होंगे, लैटिन भाषा के होते हैं। और जिनके पीछे जो नोमी या फिर अपन बोल सकते हैं लोजी लगा हो, क्या लगा हो, लोजी लगा हो, तो वो कौन सी भाषा के होंगे, वो लगभग कौन सी, ग्रीक भाषा के शब्द होंगे। कौन सी भाषा के शब्द होंगे, ग्रीक भाषा के शब्द होंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, लैटिन भाषा। परंतु अगर हिंदी में आता कृषि विज्ञान या कृषि शब्द आता, तो कृषि जो शब्द है ये संस्कृत से लिया हुआ है। कौन सी भाषा से लिया गया, संस्कृत से। ये अच्छे से ध्यान रखना, अगर कृषि शब्द आएगा तो वो संस्कृत से लिया गया है, और एग्रीकल्चर आएगा यानी एग्रीकल्चर आएगा तो वो कौन सी भाषा का होगा, लैटिन भाषा का शब्द होगा। ये अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे अपन देखते हैं, उसी में अगला क्वेश्चन जो है वो है कि राजस्थान में शुद्ध जो फसल क्षेत्र का सिंचित क्षेत्र लगभग है, यानी राजस्थान में कह रहा है कि शुद्ध फसल क्षेत्र का सिंचित क्षेत्र कितना है। अगर देखें अपन 2002 वाला पेपर, तो उसमें पूछा था असिंचित क्षेत्रफल कितना आता है। तो पहले अपन असिंचित की बात कर ले एक बार। जो असिंचित जो क्षेत्रफल है अपने राजस्थान में असिंचित जो क्षेत्रफल वो आता है कितने पर, 70%। यानी राजस्थान का 70% भाग असिंचित आता है। तो बच गया कितना, 30% भाग बच गया कितना, 30। तो 30 किस में आएगा, सिंचित में आएगा। एक साथ दो क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए। आपसे पूछे असिंचित क्षेत्र कितना, तो बोलोगे 70%, और सिंचित पूछे तो कितना, 30%। तो सिंचित पूछा है तो कौन सा राइट आंसर आएगा, 30% इसका सही ऑप्शन आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला 3 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रजनक द्वारा, यहां ध्यान रखना, प्रजनक द्वारा सर्वप्रथम उत्पन्न बीज है। प्रजनक द्वारा, न कि यहां पे देखो अगर ये लिखा था प्रजनक बीज द्वारा, बीज द्वारा ऐसा लिखा हुआ नहीं है ना, केवल यहां पे क्या लिखा, प्रजनक, यानी ब्रीडर की बात कर रहा है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, ब्रीडर। क्या बोलेंगे, ब्रीडर। ब्रीडर यानी क्या होता है, प्रजनक, यानी जो नई वेराइटी निकालता है, बीजों को उत्पन्न करता है, तो जो करने वाला जो वैज्ञानिक होता है वो कहलाता है प्रजनक या ब्रीडर कहलाता है। तो ये कह रहा है कि प्रजनक के द्वारा सर्वप्रथम कौन से बीज का उत्पादन होता है, तो वो होगा कौन सा, मूल केंद्र के बीज का। कौन सा होगा, मूल केंद्र बीज को बोलते हैं, न्यूक्लियस सीड बोलते हैं, ठीक है, उसका बीज। अब कहते हैं कि मूल केंद्रक बीज में होता क्या ऐसा, तो मूल केंद्रक बीज में जो आनुवांशिक की, या आनुवांशिक बोलेंगे अपन, आनुवांशिक और भौतिक शुद्धता, भौतिक जो शुद्धता होती है इन दोनों में ये क्या होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100% होती है। दूसरा अपन बात करेंगे यहां पर आधार बीज की। तो आधार बीज है कौन से बीज से, प्रजनक बीज से प्राप्त होता है। यानी मूल केंद्रक बीज किसका निर्माण करेगा, प्रजनक बीज का करेगा, और प्रजनक बीज से कौन से बीज का निर्माण होगा, आधार बीज, जिस पर पहली बात तो सफेद रंग का टैग, सफेद रंग का क्या होगा, टैग होगा।
ठीक है। दूसरी बात कह रहा है कि उसमें जो भौतिक और जो आनुवांशिक जो शुद्धता है, आनुवांशिक जो शुद्धता है, वो शुद्धता इसमें जो रहती है वो कितनी, 98% रहती है। कितनी होती है, 98 होती है। अगला आता है प्रमाणित बीज। प्रमाणित बीज की बात करें तो जो टैग होगा वो कैसा होगा, नीले रंग का। टैग कैसा होगा, नीले रंग का। और कहते हैं कि इसमें जो भौतिक और आनुवांशिक जो शुद्धता होती है, भौतिक और आनुवांशिक जो शुद्धता होती है वो कौन, प्रमाणीकरण, प्रमाणीकरण संस्थानों के द्वारा तय की जाती है। इन संस्थानों के द्वारा क्या की जाती है, तय की जाती है। अगला आता है पंजीकृत बीज। इस पंजीकृत बीज का निर्माण प्रमाणित बीज से होता है जिस पर बैंगनी रंग का टैग लगा होता है। इसको सत्य बीज भी कहते हैं। बैंगनी रंग का टैग लगा होता है और किसानों को दिए जाने वाला क्या होता है, बीज होता है। अब आप देखोगे 12वीं की जो अपनी किताब है उसमें ये बीज है ही नहीं। बीज कितने बता रखे, 4 ही। मूल केंद्रक बीज या केंद्रक बीज, प्रजनक बीज, आधार बीज और प्रमाणित बीज। तो वहां पर अगर पूछे पर किसानों को कौन सा दिया जाएगा तो अपन टिक किस पे करेंगे, प्रमाणीकरण। अगर ऑप्शन में प्रमाणी और पंजीकृत दोनों आ जाए तो कौन सा सही माना जाएगा, पंजीकृत माना जाएगा। ये अच्छे से ध्यान में रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, ये कह रहा है कि राजस्थान में सबसे प्रमुख मृदा किस प्रकार की होती है। तो राजस्थान में जो प्रमुख मृदा होती है, एरडीसोल, एल्फिसोल, एंटीसोल और वर्टिसोल। तो राजस्थान में मुख्य रूप से कौन सी होगी, एंटीसोल होगी। परंतु आपसे पूछे रेगिस्तान में कौन सी पाई जाएगी, तो जो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में कौन सी पाई जाएगी, एरिडिसोल पाएगी। फिर बोलेंगे काली मृदा में, जो काली मृदा होती है उसमें कौन सी सोल पाई जाती है, काली मृदा को अपन बोलते हैं कौन सी, वर्टिसोल बोला जाता है। कौन सी बोलेंगे, वर्टिसोल बोला जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है। देखो इस क्वेश्चन को अगर यहां पे राजस्थान नहीं आता, भारत आता तो इसका आंसर क्या होता है, राजस्थान से क्या होगा। तो राजस्थान में सिंचाई का प्रमुख जो साधन है वो क्या माना जाता है, सॉरी स्रोत क्या माना जाएगा, कुआं। क्या माना जाएगा, कुआं माना जाएगा। ठीक है। अगर बात करें भारत में, कि आपसे क्वेश्चन में पूछ ले सीयूटी के हिसाब से कि भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो वो कौन सा आएगा, नहरें। कौन सा आएगा, नहरें। परंतु राजस्थान के हिसाब से देखें तो क्या आएगा, कुएं। आप ध्यान रखना, कुएं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं कच्चे और एक कैसे होते हैं, पक्के। अगर ऐसे नहीं देखें तो 2 प्रकार ऐसा नहीं होता, एक तो होता है अस्थायी, अस्थायी कुआं होता है, एक होता है कैसा, स्थायी कुआं। अस्थायी कुआं वहां पर बनाया जाएगा जहां पर अपन बोलेंगे कि भूमिगत जल बहुत ही क्या हो, ऊपर हो, भूमिगत जल अधिक हो, अधिक या ऊपर हो, वहां पर बनाए जाते हैं कुछ समय के लिए। स्थायी कुआं जहां पर भूमिगत जल बहुत ही क्या हो, गहरा हो। और स्थायी कुआं 2 प्रकार से बनाया जाएगा, 2 प्रकार से बनाया जाएगा। एक तो जो बनाया जाता है वो होगा, अपन बात करें कच्चा, इससे दिख नहीं रहा है, एक तो कैसा होगा, कच्चा कुआं, और एक होता है कैसा, पक्का कुआं। कच्चे कुएं की गहराई होती है लगभग बोलेंगे 15 से 20 फीट ही होती है, 15 से 20 फीट होती है। जबकि इसकी बात करें तो 30 से लेकर 40 फीट इसकी क्या होती है, गहराई होती है। अच्छे से ध्यान में रखना ये कुआं। तो ऑप्शन क्या आएगा, कुआं। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सी तारामीरा की किस्म है, यानी तारामीरा की किस्म कौन सी है, वेराइटी कौन सी है। तो तारामीरा को अपन बोलेंगे इरुका सेटाइवा। इसका बोटनी का नाम क्या होता है, इरुका सेटाइवा। क्या होता है इसका बोटनी का, इरुका सेटाइवा होता है। तो इसकी वेराइटी T9 है, T36 है, T27 है या T151। तो राइट आंसर क्या आएगा, T9।
इसकी वेराइटी कौन सी है? T9 वेराइटी है। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। अगर पूछे आज के इसका कुल कौन सा होता है तारा मीरा, तो ये कौन से क्रूसिफेरी कुल का आता है? कौन से कुल का? क्रूसिफेरी कुल का आता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान में किस जिले में चुकंदर की खेती मुख्यतः की जाती है? यानी जो चुकंदर होता है, बीट रूट जो होता है, बीट रूट की खेती है वो सर्वाधिक कहां पर की जाती है? तो बीट रूट की खेती जयपुर में, श्री गंगानगर में, भरतपुर में, सवाई माधोपुर में। तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा कहां पर की जाएगी? श्री गंगानगर में बीट रूट की क्या की जाती है? खेती की जाती है, कृषि की जाती है। ठीक है, जयपुर में पूछे तो आंवला, आंवला और बेर। ठीक है, भरत में पूछे तो सरसों, सवाई माधोपुर में पूछे तो अमरूद। इसकी खेती सर्वाधिक की जाती है, अमरूद की खेती की जाती है सर्वाधिक। ठीक है, अगर आगे देखें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि बाजरे की वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? बाजरा जो होता है, जो अपन बोल सकते हैं कि पेनिसिटम टाइफोइडिस या पेनिसिटम जो ग्लूटम होता है, उसमें उसकी वृद्धि और विकास के लिए उपयुक्त तापमान कितना चाहिए? तो देखो 15 से 20 डिग्री कहीं नहीं आने वाला, क्योंकि रबी की फसल है। 28, 20 से 28 ये भी नहीं आएगा, 20 से 25 ये भी नहीं आएगा। कितना तापमान चाहिए? लगभग 30 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान चाहिए। क्योंकि अपन पढ़ते हैं तो जो खरीफ की जो फसलें होती हैं उनमें जो इष्टतम तापमान होता है, इष्टतम तापमान, इष्टतम तापमान जानते हो? यानी वह तापमान जिसमें पौधा ज्यादा से ज्यादा क्या करता हो? वृद्धि और विकास करता हो। तो इष्टतम तापमान इसका कितना होता है? 30 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी अपन बोलेंगे कि जो खरीफ की जो फसलें होती हैं उनका इष्टतम तापमान कितना होता है? यानी जिसमें पौधा ज्यादा से ज्यादा वृद्धि और विकास करता हो, वो क्या है? 30 से लेकर 38। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 30 से लेकर 40 डिग्री सेल्सियस। तो ये इसका राइट आंसर माना जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है ये है कि विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? यानी विश्व में पूछ रहा है कि विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान है? तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ध्यान रखना गेहूं की बात आए तो कौन सा आएगा? दूसरा। अगर चावल की बात आती, इसकी बात आती चावल की, तो कौन सा आता? पहला आता। ठीक है, और चलो पूरे विश्व में अगर बात करें तो पहले नंबर पे कौन आता है गेहूं उत्पादन में? गेहूं उत्पादन में प्रथम पर या प्रथम स्थान पर। तो प्रथम स्थान पर जो आता है पूरे विश्व में वो आता है चीन। कौन आएगा? चीन आएगा। जबकि भारत का कौन सा स्थान आता है? दूसरा आता है गेहूं उत्पादन। अगर पूछ ले भाई साहब कि भारत में सर्वाधिक कहां होता है? भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन, तो वो कहां पर आएगा? कहां आएगा? उत्तर प्रदेश। और आपसे पूछ ले भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादकता, गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता कहां? वो है पंजाब में। कहां है? पंजाब में। उत्पादकता समझते हो? प्रति हेक्टेयर प्राप्त होने वाली उपज क्या कहलाएगी? उत्पादकता कहलाएगी। तो उत्पादकता तो गेहूं की कहां पर है पूरे भारत में? वो है पंजाब में। और उत्पादन सर्वाधिक कहां होता है? वो होगा उत्तर प्रदेश में। आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, ये कहता है लाल विग्नर रोग, जो लाल विग्नर जो रोग है यानी रेड रूट किस फसल की मुख्य बीमारी है? तो चने में, चने में तो आपको पता है विग्लन तो लगता है उसमें, परंतु विल्ट लगता है। कौन सा लगता है? विल्ट रोग सर्वाधिक लगता है। गेहूं, गेहूं में देखें तो ज्यादातर कौन सी लगती है? या तो रस्ट लगेगी या फिर कवर्ड स्मट या लूज स्मट लगती है, यानी अनावर्त कंडवा। कौन सा लगेगा? कंडुआ लगेगा। ठीक है, चुकंदर में लगता नहीं, तो सबसे ज्यादा किस में लगेगा? ये गन्ने में। यानी रेड रूट की बात करें तो वो किस में लगता है? गन्ने में लगता है। और किसके द्वारा लगता है? ध्यान रखना, कवक के द्वारा। किसके द्वारा लगेगा? कवकों के द्वारा होने वाला ये गन्ने में क्या है? एक प्रकार का मुख्य समस्या या रोग है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला 10 नंबर 11 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि तंबाकू की फसल में कौन सा पोटाश युक्त उर्वरक प्रमुख रूप से प्रयोग में लिया जाता है? तो प्रमुख ऑप्शन कौन कौन से हैं? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आपको ध्यान में रखना इस चीज का कि ज्यादातर जो कौन सा डाला जाएगा वो डाला जाता है
पोटेशियम नाइट्रेट। कौन सा डाला जाता है? पोटेशियम नाइट्रेट डाला जाता है। ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड क्यों नहीं डाला जाता? पहली बात तो इन सभी में बात करें, इसमें एक तो पोटास की मात्रा कितनी होती है नाइट्रेट में, इसमें होती है 44% और नाइट्रोजन की कितनी होती है 13%। इसकी बात करें तो 22% और सल्फर पाया जाता है लगभग 12 किलो से पाया जाता है। इसमें पोटास जो पाया जाता है वो कितना प्रतिशत पाया जाता है? 60% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 60%। ये दो उर्वरक है, ये क्या कर देता है? उसकी गुणवत्ता में कमी ला देता है। तंबाकू की फसल में गुणवत्ता में क्या ला देता है? कमी। यानी जो अपन तंबाकू को पीने या खाने में उपयोग करेंगे तो उसके जो गुण है, स्वाद है, उनमें कमी ला देगा ये। ठीक है, इसलिए इनका प्रयोग नहीं किया जाता। तो ज्यादातर प्रयोग में कौन सा? पोटेशियम नाइट्रेट उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, ये अच्छे से ध्यान में रखना आप। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे के लिए ऊर्जा का स्रोत यानी एनर्जी करेंसी मुख्य रूप से जाना जाता है। ध्यान रखना, एनर्जी करेंसी होता है ऊर्जा मुद्रा। अब तो समझ में आ गया होगा, ऊर्जा मुद्रा यानी ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों के अंदर ऊर्जा का स्थानांतरण करता है और उससे भंडारण करने का काम करता है। जो भंडारण करेगा वो एनर्जी करेंसी कहलाएगा। तो नाइट्रोजन तो करता नहीं है। ठीक है, फास्फोरस, पोटास और गंधक तो कौन करता है? फास्फोरस। और फास्फोरस को ध्यान रखना, प्लांट की, पौधे की ऑफ लाइफ भी कहते हैं। क्या बोलेंगे? की ऑफ लाइफ भी बोला जाता है। किसको? फास्फोरस को ध्यान में रखना। इससे किस नाम से? ट्रैफिक पुलिस के नाम से, ट्रैफिक पुलिस के नाम से इसे जाना जाएगा। ये अच्छे से ध्यान में रखना है। तो एनर्जी करेंसी पूछे या प्लांट की ऑफ लाइफ पूछे तो अपन किसका नाम लेंगे? फास्फोरस का लेंगे। और ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य कौन करता है? पोटास कार्य। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका? फास्फोरस आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला 12 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये कह रहा है पौधों में गंधक का साधन है। यानी पौधों में जो गंधक यानी जो सल्फर होता है उसका साधन क्या है? पौधों में सल्फर डालने के लिए अपन किस किस का उपयोग करते हैं? तो सिंगल सुपर फास्फेट, जिप्सम, गंधक, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? सभी। भाई नाम से पता है गंधक वाले तो आना है। जिप्सम में भी क्या पाया जाता है? गंधक या सल्फर पाया जाता है। और एसएसपी में भी क्या पाया जाता है? सल्फर पाया जाता है। तो सभी का उपयोग कर सकते हैं। अब इसमें देखो, सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस कितना होता है? 16%। एक पाया जाता है कैल्शियम 19%, 19.5, और एक पाया जाता है सल्फर 12.5%। तो ये आ गया सल्फर, तो सल्फर आ गया, गंधक आ गया, बोले इसका प्रयोग करेंगे। जिप्सम की बात करें तो जिप्सम में जो है, जो सल्फर की मात्रा है, ये अपन 12 से लेकर 23% तक पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 12 से 23। तो इसमें भी सल्फर आ गया, तो वो भी उपयोग में लिया जाएगा। ठीक है, और ये गंधक तत्व नाम है, यानी सल्फर तत्व नाम दे दिया, तो ये भी क्या आएगा? सही आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? उपयुक्त सभी आएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ है वो है, निम्न में से कौन सी रब्बी की फसल है? देखो कितना इजी क्वेश्चन आया, एकदम इजी है, आप देख के कर सकते हो। रब्बी की फसल पूछा है। अब आप लोगों को कम से कम ये तो पता होना चाहिए रब्बी और खरीफ। सर्दियों में वो वाली रब्बी, और जो ग्रीष्म काल होती है अपन वर्षा ऋतु में कौन सी बोएंगे? खरीफ बोएंगे। और जो गर्मियों में बोई जाती है वो कौन सी होगी? जायद होगी। ठीक है, तो मूंगफली तो वैसा मई में बोई जाए, आ तो कुछ। सोयाबीन, वो भी मूंगफली का टाइम पर ही बोई जाए, तो ये भी कुछ। अलसी, और एक होगा तिल। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं, अलसी के बारे में नहीं पता, तो कम से कम तिल के बारे में तो पता है। तिल बाजरे के साथ में बोया जाएगा, और बाजरा कब बोया जाता है? मूंगफली के साथ में या खरीफ में बोया जाता है। तो बच गया ऑप्शन में कौन सा? अलसी। यानी लिन सीड जो होती है वो हमेशा किस में बोई जाती है? रब्बी में बोई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? रब्बी। कभी आपको रब्बी के बारे में नहीं पता तो बाकी ऑप्शन 3 देख क्या पता लगा सकते हो इसका राइट आंसर क्या आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का, निम्न में से कौन सा एक सूक्ष्म तत्व है? ये कह रहा है माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन सा है? 2 तरह के पोषक तत्व होते हैं, एक तो होता है मुख्य पोषक तत्व है, एक तो कैसे होते हैं? मुख्य पोषक तत्व है, और दूसरा होता है सूक्ष्म पोषक तत्व है। देखो इसमें तो क्या होता है, 1000 ppm से क्या होगा? अधिक होगा। और इसमें कह रहा है 1000 ppm से क्या होगा? कम। अब इसमें कौन आते हैं? देखो ऊपर वाले में कौन कौन आ रहे हैं? ऊपर वाले में आ रहे हैं CHO, NPK, MgS और Ca, ये आते हैं।
यानी कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, अब बच गए जितने, टोटल होते हैं 17, आपको पता होता। अब 17 में कितने आ गए, ये आ गए 9, बच गए कितने 8। जो 8 है वो किस में आएंगे, सूक्ष्म पोषक तत्वों में आएंगे। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन, भाई साहब हाइड्रोजन तो यहां पर है, ये तो नहीं आने वाला। ठीक है, दूसरा बात करेंगे यहां पर जस्ता, जस्ता कहीं है क्या, नहीं है। गंधक, गंधक यानी सल्फर की बात करा है, सल्फर है यहाँ पर तो ये भी नहीं आएगा। मैग्नीशियम भी यहाँ पर ये रहा, मैग्नीशियम भी है तो ये भी नहीं आएगा। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, जिंक। इसके साथ में बता देता हूं, जिंक, बोरॉन, एफ यानी लोहा, कॉपर, क्लोरीन, मोलिब्डेनम और मैग्नीज। 2 2 4 2 6 1 7, एक हो गया निकिल 8। ये कौन से आएंगे, सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में आते हैं। आपसे पूछे अति सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है, अति यानी बहुत ही कम मात्रा में 1 ppm तक पौधे उसको क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो आएगा एक तो मोलिब्डेनम और एक आएगा क्लोरीन। कौन आएगा, क्लोरीन आएगा। ये दोनों क्या होते हैं, अति सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आया हुआ है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जलीय अपरदन का रूप नहीं है। यानी ये कह रहा है निम्न में से जलीय अपरदन का प्रकार कौन सा नहीं है। ऑप्शन क्या है, उच्छलन, पृष्ठ यानी सतह, इसकी परत की बात करें, इसकी बात करें सतह यानी परत, रील और गली। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए उच्छलन तो होता है किसमें, वायु शरण में होता है। यानी उच्छलन किसको बोलेंगे इसके अंतर्गत, भाई 0.1 से लेकर 0.5 mm जो व्यास के जो कण होते हैं, व्यास के जो मृदा के कण होते हैं, ये एक बार तो हवा में उड़ेंगे, फिर नीचे भूमि पर आएगा, फिर उड़ेगा हवा के कारण नीचे आएगा, उड़ेगा नीचे आएगा, टप्पा खाता ही जाएगा। ठीक है, टप्पा खाता ही जाएगा, तो उन्हें आप क्या बोलेंगे, उच्छलन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, उच्छलन। सबसे ज्यादा होने वाला वायु द्वारा होने वाला जो शरण है ये है, लगभग 70 से 75% जो हवा वायु द्वारा होता है जो शरण, वो कौन सा होता है, उच्छलन। तो वायु द्वारा हो गया, तो आपको वैसे पता चल गया। यहां बात करा जल की, तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, जल आएगा। परंतु औरों के बारे में देखते हैं। अब बात करें जलीय शरण होते कौन कौन से हैं, तो जलीय शरण जो सबसे पहला आता है वो आता है बौछारी। कौन सा आएगा, बौछारी शरण। यानी वर्षा की बूंद पड़ेगी भूमि पर, और भूमि पर पड़ते ही मृदा के कणों को वो क्या करेगी, तितर बितर करेगी, छिन्न भिन्न करेगी, इधर उधर भेजने का काम करेगी, वो क्या कहलाएगा, बौछारी शरण। फिर कह रहा है कि ऊपर की परत टूट गई, भाई ऊपर से बूंद पड़ी तो परत तो टूटेगी, वो परत टूटने से वो परत बहकर चली जाएगी, तो वो क्या कहलाएगा, पृष्ठ अपरदन कहलाएगा, यानी परत शरण कहलाएगा। सबसे हानिकारक माना जाता है इसको, आंखों से दिखाई नहीं देने वाला, और कहते हैं कि परत शरण में ऊपर भूमि के ऊपर जो पोषक तत्व होते हैं वो भी बहकर चले जाते हैं पानी के साथ में, इस कारण सबसे हानिकारक माना जाएगा। फिर कह रहा है रील, जिसको पानी, भाई परत शरण में पानी बहकर जा रहा है, तो बहकर जाएगा तो छोटी छोटी नालियों का निर्माण करेगा, और छोटी छोटी नालियों का निर्माण करना क्या कहलाएगा, रील अपरदन कहलाएगा। ऐसी नालियों को जिनको कृषि क्रियाओं के द्वारा अपन आसानी से समाप्त कर सकते हैं। अपन किसान चाहो तो मतलब जो बात के द्वारा यानी जुताई करवा कर उनको वापस समतल कर सकता है। और तीसरा आता है कौन सा, गलीय अपरदन। गलीय अपरदन में कह रहा है कि उन नालियों को अगर संभालेंगे नहीं, रील अपरदन को अगर समय पर संभालेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, उनको समाप्त नहीं करेंगे, तो वही नालियां धीरे धीरे चौड़ी हो जाती है, आकार में बहुत बड़ी हो जाती है, और बड़ी होकर उसको क्या बोलेंगे, गलीय अपरदन बोलेंगे। तो ये होगी सभी की व्याख्या होगी। तो इसका राइट आंसर क्वेश्चन के अनुसार क्या आएगा, उच्छलन आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 17 नंबर का आया है, डीएपी में नाइट्रोजन प्रतिशत मात्रा। देखो कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है। डीएपी में नाइट्रोजन की मात्रा पूछ रहे। पहली बात तो डीएपी का पूरा नाम डाई अमोनियम फॉस्फेट। क्या होता है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। आपसे पूछे कैसा उर्वरक होता है ये, उर्वरक मतलब कैसा, मतलब देखें यानी ये जल में घुलनशील होता है कि अम्ल में होता है या दोनों में नहीं होता, तो ये किस में होता है, जल में घुलनशील। यानी ये क्या होगा, जल में घुलनशील। और एक और चीज ध्यान रखना, अगर बात करें तो ये होगा जटिल उर्वरक। कैसा होगा, जटिल में कैसा, अपूर्ण। कैसा होगा, अपूर्ण। अपूर्ण जटिल उर्वरक होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना। और देखें तो ये कैसा होगा, उच्च विश्लेषण उर्वरक। कैसा होगा, उच्च
विश्लेषण उर्वरक। मैंने आपको सभी की व्याख्या कर दी है। यानी जल में घुलेगा ये जटिल, यानी ऐसा उर्वरक जिसमें 2 या 2 से अधिक क्या पाया जाता है, प्राथमिक पोषक तत्व उपस्थित हो। तो इसमें प्राथमिक में क्या है, एक तो इसमें क्या उपस्थित होता है, एक तो होता है इसमें नाइट्रोजन, पूछा ही है, और एक होता है डायमोनियम फॉस्फेट, यानी क्या पाया जाएगा, फास्फोरस। 2 हो गए, तो ये कैसा होगा, जटिल। 3 होते तो कैसा हो जाता, पूर्ण जटिल हो जाता, परंतु ये कैसा है, अपूर्ण जटिल है। उच्च विश्लेषण उर्वरक कहता है कि जिन उर्वरकों में प्राथमिक पोषक तत्वों की मात्रा 25% ज्यादा हो तो वो क्या कहलाएंगे, उच्च विश्लेषण। इसमें तो कितनी होती है, एक 46 है, मतलब क्या की पोटास की, और नाइट्रोजन की कितनी है, देखो पोटास की कितनी है, 46% मात्रा है, और बच्चों नाइट्रोजन जिसमें आपने पूछा भी है नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन कितनी होती है, 18%। तो इसका राइट आंसर भी मिल गया आपको, इसका वर्गीकरण भी मिल गया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 18%। 46% तो इसमें क्या पाई जाती है, फास्फोरस पाई जाती है। क्या पाई जाती है, फास्फोरस पाई जाती है। ये अच्छे से ध्यान में रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उम्मीद करता हूं शायद आपके अच्छे से समझ में आ रहा हो, ठीक है। अगला आता है भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान कितना, लगभग, यानी भारत की जो जीडीपी है, आय है, नेशनल इनकम है, उस इनकम में जो एग्रीकल्चर का कितना योगदान है। इस क्वेश्चन के अनुसार जो योगदान था वो था 25% उस समय, अब ज्यादा है, लगभग 29-30 के लमसम है। ये अच्छे से आपको ध्यान में रखना। ये न्यू डाटा है, जब भी आपके एग्जाम लगे उससे पहले आपको सारे के सारे न्यू डाटा इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे, एग्जाम के, जेट के एग्जाम के पहले, ठीक है। यानी एग्जाम के 5 से 7 दिन पहले मिल जाएंगे आपको जितने भी नए डाटा है, फसलों से संबंधित है, पशुपालन से संबंधित, हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, जीडीपी से संबंधित जितने भी नए डाटा एग्रीकल्चर की जिनके आने की संभावना, एक आधा क्वेश्चन आ ही जाता है इनसे, ठीक है, तो उनके जरूर। परंतु इस ऑप्शन 2004 के पेपर के अनुसार इसका राइट आंसर क्या था उस समय, 25 था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर का, यह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जटिल उर्वरक है। अभी मैंने बताया जटिल उर्वरक बोलेंगे किसको, जटिल उर्वरक किसको बोला जाता है, यानी ऐसे उर्वरक जिनमें प्राथमिक पोषक तत्व 2 या 2 से अधिक रासायनिक रूप से जुड़े हो या रासायनिक रूप से उपस्थित हो। रासायनिक रूप से क्या हो, उपस्थित हो, तो वो सारे के सारे हमेशा क्या कहलाते हैं, वो है सारे के सारे क्या कहलाएंगे, जटिल उर्वरक कहलाएंगे। अब कहते हैं कि ये जटिल उर्वरक 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2। एक तो होता है पूर्ण जटिल, एक तो कैसा होगा, पूर्ण जटिल। एक होता है कैसा, अपूर्ण जटिल। क्या होता है इनमें, पूर्ण अपूर्ण, यानी जिसमें प्राथमिक पोषक तत्व नाइट्रोजन भी हो, फास्फोरस भी हो और पोटास भी, यानी तीनों हो। कितने हो, तीनों प्राथमिक पोषक तत्व हो, वो तो क्या कहलाएगा, पूर्ण जटिल। और जिसमें 2 हो, यानी 2 प्राथमिक पोषक तत्व, यानी जिसमें 2 ही प्राथमिक पोषक तत्व हो वो क्या कहलाएगा, अपूर्ण जटिल। तो देखो यूरिया, यूरिया में तो एक ही होती है क्या, नाइट्रोजन, और वो भी कितनी, 46%। सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट में तो वैसा फास्फोरस तो ठीक है 16%, परंतु यहाँ कैल्शियम और सल्फर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कैल्शियम और सल्फर। कैल्शियम पाया जाता है 19.5 और सल्फर पाया जाता है 12.5। तो प्राथमिक पोषक तत्व तो एक ही है इसमें, वो कौन सा है, फास्फोरस। बाकी तो ये कौन से हैं, द्वितीय पोषक तत्व, तो ये भी नहीं ऑप्शन में। अगला आता है म्यूरेट ऑफ पोटाश। कौन सा आएगा, म्यूरेट ऑफ पोटाश। तो म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें तो इसमें तो अपन पढ़ते हैं कि म्यूरेट ऑफ पोटाश का दूसरा नाम अभी पढ़ा अपन, पोटेशियम क्लोराइड। इसका दूसरा नाम क्या है, पोटेशियम क्लोराइड। इसका दूसरा नाम क्या, पोटेशियम। और इसमें तो एक ही पाया जा रहा है पोटाश, वो भी कितना, 60%। कितना पाया जा रहा है, 60% पाया जा रहा है। तो ये भी ऑप्शन में नहीं आने वाला। बच गया कौन सा, इफ्को सेकंड। इफ्को सेकंड में क्या होता है, इफ्को सेकंड ये एक प्रकार का ग्रेड उर्वरक है, यानी 19-19, 20-20 या 12-36-24,
इस प्रकार से पाया जाता है, यानी तीनों पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। तो ये किसकी श्रेणी में आएगा? पूर्ण जटिल की श्रेणी में आएगा। ठीक है, जैसे अपन बोले 12 12 12, ठीक है, 12 12 12 या फिर 19 19 19, इस प्रकार का जो इफको का सेकंड के नाम से जो आता है उसमें तीनों पोषक तत्व आते हैं। ठीक है, इस कारण वो क्या कहलाएगा? पूर्ण जटिल। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इफको, ऑप्शन नंबर डी आएगा। ठीक है, बाकी सभी को आप मैंने यहां पर व्याख्या कर दी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? मैं पेपर सोल्व करा रहा हूं 2002 से, तो 2002 में भी जलवायु खंड से संबंधित एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 2003 में भी कृषि जलवायु खंड से संबंधित, राजस्थान से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आपको ये जरूर मैं बताना चाहूंगा कि जो कृषि जलवायु खंड है, सस्य जलवायु खंड है, उनसे लगभग आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, जैसे इसमें क्या पूछा? राजस्थान को कितने कृषि जलवायु खंडों में बांटा गया है? तो आपको पता है कितने कृषि खंडों में बांटा गया है? 10 में। राइट आंसर क्या आएगा? सी। अब 10 कौन कौन से हैं? फर्स्ट देखो, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। सी के बारे में कहते हैं सर्वाधिक बड़ा, सबसे बड़ा। क्या कहते हैं इसके बारे में? सबसे बड़ा। सबसे बड़ा, ये ध्यान रखना, सबसे बड़ा अपना जिला कौन सा है? जैसलमेर, तो उसी में आता है इसे। अगला बात करें, सेकंड ए, सेकंड बी। ठीक है, अगला बात करें थर्ड ए, थर्ड बी। ठीक है, जयपुर किस में आएगा? ये भी ध्यान रखना, जयपुर। ठीक है, ये इसमें आएगा। आपसे पूछे कि एमपीयूटी किस में आएगी? महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, तो वो सॉरी जो यूनिवर्सिटी पूछे SKRAU, स्वामी केशवानंद राजस्थान, तो वो आती है फर्स्ट ए में आती है। ठीक है, फिर बात करें आगे देखें तो कौन सा आएगा? फोर्थ ए, फोर्थ बी, या आगे एमपीयूटी। एमपीयूटी किस में आती है? इसमें आती है MPUAT, महाराणा प्रताप यूनिवर्सिटी एंड एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये किस में आती है? फोर्थ ए में आती है। और जो बच गया लास्ट में फिफ्थ। ठीक है, ये अपना कोटा बारा बूंदी वाला आता है। तो आपसे इनमें पूछे सबसे बड़ा, तो आपने बता दिया सर कि ये है सबसे बड़ा, फर्स्ट ए सी है। सबसे छोटा कौन सा है? तो फोर्थ बी, सबसे छोटा। ठीक है, सबसे छोटा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 10। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है शुष्क क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा लगभग होती है। देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ना ढंग से। क्वेश्चन में क्या कर रहा है? शुष्क क्षेत्र, न कि राजस्थान का नाम लिया है। ठीक है, तो 500 mm से कम, 750 mm से कम, 1000 mm से कम, और अपन बोलेंगे कि 1250 mm से कम। तो वैसे नाम दे दिया अगले ने शुष्क क्षेत्र, सूखो क्षेत्र, तो बरसात में कुनोनी, तो आप इसको राइट आंसर क्या मानागा? 500 mm से कम। यह होती है 500 mm कितनी? लगभग सूखे क्षेत्रों में होती है 100 से लेकर 300 mm तक की होती है। कितनी होती है? 300। परंतु आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राजस्थान की पूछ लेता, राजस्थान की वार्षिक वर्षा कितनी होगी? तो 575.1 क्या आएगा? mm। कितना आएगा? 575.1 mm आएगा। ये भी अच्छे से ध्यान। या फिर ऐसे पूछ लेता 57.51 सेमी। ध्यान रखना mm और सेमी दोनों में, ये भी आपके कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए। अगर सेमी में पूछता तो अपन बोलेंगे 57.51 mm, सॉरी सेमी। ठीक है, और mm में पूछा ना 575.1 mm आओगी। ये राजस्थान की वार्षिक, भारत की गति है। तो भारत की पूछा, भारत की वार्षिक वर्षा मानी जाए 1195 के लमसम, 1195 mm मानी जाए। कितनी मानी जाए? 1100 से लेकर कई कई जगह 1200 मिल जाती है, तो वो कंफ्यूज मत होना। मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, 1100 से आप 1195 से 1200 mm से लेके चलना साथ। ठीक है, ये इतनी होती है। पूरे विश्व की औसत वर्षा कितनी है? विश्व की पूछे, ये भारत की थी, चलो यहां पर विश्व का, यहां पर ले लेते हैं। विश्व की पूछे औसत वर्षा या वार्षिक वर्षा, वार्षिक औसत वर्षा
कितनी होगी 1000 mm। कितनी होगी 1000 mm। तो तीनों चीज होगी। अपन ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो वो भी आप अच्छे से कर पाओ। अगला, बाकी सस्य जलवायु खंड अगर पढ़ो ढंग से तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर वर्षा कितनी होगी, जो सेकंड ए वाले हैं या बी वाले हैं उनमें कितनी होगी, थर्ड ए और बी में कितनी होगी, फोर्थ में कितनी होगी और फिफ्थ वाले में कितनी होती है, सभी में अलग अलग से बांट रखा वो भी। अगला क्वेश्चन आया हुआ है कि गोबर की खाद है। देखो अगर इस क्वेश्चन को मैं जब टाइप कर रहा था तो मैंने देखा ऑप्शन 2 सही है इसमें, परंतु 2 सही है, ढंग से देखे तो 2 सही नहीं है, ढंग से देखे तो। बाकी टावर जल्दीबाजी में कर सका कि यार ये हो सके, कारण अकार्बनिक उर्वरक, दूसरा कार्बनिक उर्वरक, संकेंद्रित कार्बनिक खाद, संकेंद्रित बोलेंगे अपन सांद्र, और एक होती है स्थूल कार्बनिक खाद। टावर गलती कर जाए, क्या करे गलती कि वो सोचता है कि गोबर सर ने पढ़ा है खाद, खाद कैसी होती है, कार्बनिक होती है, और वो कार्बनिक का टिक लगा दे, नीचा देख ही बन पाओ। नीचे की तरफ क्या था, स्थूल भी लिखा हुआ था, राइट आंसर इसका स्थूल आएगा, कैसे आएगा वो भी मैं बताऊंगा, परंतु टावर अड़ियार अटक जाएगा कि कार्बनिक उर्वरक, परंतु ये नहीं पढ़ेगा पीछे क्या लगा हुआ है, उर्वरक लगा हुआ है। अगर यहाँ पे क्या आता, खाद आता, तो इससे भी बेहतर क्वेश्चन ये इसका राइट आंसर होता, परंतु यहां क्या लगा हुआ है, उर्वरक लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन में नहीं आने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, स्थूल खाद। अब आपके सामने 2 खाद मैंने लिखी, एक तो होती है सांद्र खाद, ठीक है, एक होती है स्थूल खाद। एक कैसी होती है, स्थूल खाद। पहले स्थूल खाद की बात कर लो, थारा भी कंफ्यूज दूर हो जाए, थारा हो रही होगी जी में कहें कि स्थूल स्थूल क्या ना बोला, देखो राइट आंसर स्थूल कहीं आयो, तो पहले स्थूल की बात करना, बाद में आपका सांद्र की कराना। स्थूल खाद यानी वे खादें जिनमें पोषक तत्व तो क्या होते हैं कम और कार्बनिक पदार्थ क्या होंगे ज्यादा, यानी पोषक तत्व है तो क्या होंगे कम, और कार्बनिक है जो पदार्थ होंगे वो क्या होंगे अधिक। यही बात है, यानी ऐसी खाद जिसमें पोषक तत्वों की मात्रा बहुत कम और कार्बनिक खादों की मात्रा क्या होती है, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है ज्यादा। जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, जैसे FYM, ठीक है। उदाहरण के तौर पे इनमें नाइट्रोजन पाया जाता है 0.2, फास्फोरस 0.5 और पोटास कितना पाया जाएगा 0.2, ठीक है। दूसरी बात करें वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट खली, ठीक है, ये सारी के सारी किसमें आएंगे स्थूल में आएंगे, यानी ऐसी खाद जिसमें पोषक तत्व तो कम होंगे परंतु उनमें कार्बनिक पदार्थ क्या होंगे ज्यादा। अब इस सांद्र की बात करें, इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा मतलब पोषक तत्व तो क्या होंगे अधिक, पोषक तत्व तो क्या होंगे इसमें अधिक, और कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक जो पदार्थ होता है वो क्या रहेगा कम, कार्बनिक पदार्थ क्या होंगे कम। उदाहरण लेके देख लो, आपको यकीन नहीं होता, जैसे अपन ने बात करी यूरिया, तो यूरिया में देखो नाइट्रोजन कितना है 46%, कितना होता है 46, यानी पोषक तत्व क्या है बहुत ही ज्यादा, और यहां पर देखो एक पोषक तत्व है नाइट्रोजन का तो है 0.2, कितना है 0.2। तो आपके समझ में आ गया होगा सांद्र खादों में किसको रखा जाएगा, स्थूल खादों में किसको रखा जाएगा, ठीक है, दोनों अच्छे से। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका सही आंसर आएगा स्थूल कार्बनिक खाद आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में लवणीय क्षारीय भूमि का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र फैलाता है। तो ये अच्छे से ध्यान रखना भाई, लवणीय और क्षारीय भूमि का क्षेत्रफल पूछा है, तो अपने राजस्थान में कितना आता है 7 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्र है वो लवणीय और क्षारीय भूमि के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत आता है क्षारीय भूमि के लवणीय क्षारीय भूमि के अंतर्गत आता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उकट्ठा यानी विल्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा फैलता है।
उकटा को मुरझान भी बोला जाता है, मुरझान, यहां उकटा आएगा, उकटा। ठीक है। उल्टा या विल्ट जो रोग है वो किसके द्वारा फैलता है? तो देखो बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा फैलेगा क्या? फफूंद यानी कवक के द्वारा फैलेगा? वायरस यानी विषाणु? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कोई से के नहीं, ये फैलता है कवक के द्वारा, और उस कवक का नाम क्या होता है? फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम। ऑक्सी स्पोरियम इसके द्वारा फैलेगा। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम जो कवक होता है उस कवक के द्वारा होता क्या है? इसका लक्षण क्या होंगे? लक्षण बोलेंगे कि ये क्या करेगा? जड़ों को काली कर देगा, जड़ों को क्या कर देगा? काली, या फिर गलाने का कार्य, जिससे क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम की वाहिनियों में अवरुद्ध उत्पन्न, क्या होगा? अवरुद्ध उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण पौधे की पत्तियां पीली हो जाएंगी। ठीक है। पौधा धीरे धीरे मुरझाकर सूखकर क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आया हुआ है कि इंडोल ब्यूटारिक अम्ल यानी IBA किस हार्मोन की तरह कार्य करता है? पहली बात तो ये इंडोल ब्यूटारिक एसिड है, ये है किसका? तो ऑक्सिन का प्रकार है, ऑक्सिन, ऑक्सिन का क्या है? प्रकार। ऑक्सिन के प्रकार होते कौन कौन से हैं? तो ये सारे ध्यान रखना, IAA इंडोल एसिडिक एसिड, NAA नेप्थेलिक एसिडिक एसिड, IBA इंडोल ब्यूटारिक एसिड, और एक होता है 2,4-D। 2,4-D का नाम होता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिटिक एसिड। ठीक है। इसका क्या होगा? इंडोल एसिटिक एसिड, इसका क्या होगा? नेप्थेलिक एसिडिक एसिड। ठीक है। इंडोल ब्यूटारिक एसिड 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सिक एसिडिक एसिड। तो ध्यान रखना, आपने पूछा किसको तरह, यहां इंडोल के बारे में पूछा, ये किसकी तरह कार्य करता है? तो देखो, तने को बढ़ाने में, जड़ें निकालने में सहायक, पौधों की वृद्धि रोकने में सहायक, इनमें से कोई नहीं। तो ये भी नहीं आएगा, वृद्धि भी नहीं रोकता। ठीक है। तने को बढ़ाने में इन दो में कोई सा आएगा? तो ध्यान रखना, IB है स्पेशल बनाई किसके लिए है? जड़ों के निकालने में या जड़ों के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। चलो, वृद्धि रोकने वाला कौन सा आता है? MH। कौन सा आएगा? MH यानी मेलिक हाइड्राजाइड, और एक आएगा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। ये दोनों ही क्या करते हैं? पौधों की वृद्धि को रोकते हैं, बाकी सारे ग्रोथ के लिए होते हैं, बाकी सारे पौधे की वृद्धि और विकास के लिए होते हैं। ठीक है। अच्छे से ध्यान रखना ये, और इसके और बात ध्यान रखना भाई, 2,4-D है ना, दो की तरह कार्य करेगा। एक तो किसकी तरह? हार्मोन की तरह। कब है? 20 ppm तक। ठीक है। और खरपतवारनाशी, यानी वीडिसाइड की तरह करेगा। कितना? 20 ppm से अधिक, यानी 20 ppm से ज्यादा होगा तब ये खरपतवारनाशी की तरह क्या करेगा? कार्य करेगा। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो आया हुआ है, निम्न में से जेली का प्रमुख घटक कौन सा है? देखो, जेली किसके द्वारा बनाई जाती है? तो अपन बात करेंगे यहां जेली की, तो जेली पानी के द्वारा बनाई जाएगी। प्रमुख घटक पूछा, वैसे पानी की जरूरत पड़ती है जेली में, परंतु यहां शब्द कौन सा काम लिया है? प्रमुख घटक। पैक्टिन के लिए, नींबू का रस के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, अगर देखें, जेली बनाने के लिए पानी भी चाहिए भाई साहब, नींबू का रस भी चाहिए, परंतु सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चाहिए? पैक्टिन। यानी जेली जो होती है वो पैक्टिन युक्त होनी चाहिए। पैक्टिन युक्त फलों द्वारा बनाई जाती है, पैक्टिन युक्त फलों द्वारा। चलो, जेली की बात आ रही तो अपन बात भी कर लें। सर्वाधिक जेली किसकी बनाई जाती है? अमरूद की। किसकी बनाई जाती है? अमरूद की सर्वाधिक। चलो, एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब, जेली में कौन सा टेस्ट किया जाता है इस पैक्टिन के लिए? तो जेलीमीटर। जेलीमीटर से किसकी मात्रा जानेंगे? पैक्टिन की मात्रा।
क्या की जाती है, ज्ञात की जाती है। एक और होता है सीट टेस्ट। सीट टेस्ट किस में करते हैं, जेली में करते हैं। किसके लिए, परिपक्वता के लिए, परिपक्वता के लिए करते हैं। ठीक है, एक और बात भाई, जेली में इतनी बात चल रही है तो टीएसएस भी हो जाएगी, यानी जेली में टीएसएस कितना होता है तो कितना पाया जाएगा, 65%। ये अच्छे से जानो, जेली में टीएसएस कितना होता है, 65% होता है। एक होता है जेली का रोना, पता है आपको क्या होता है, विपिंग जेली, जिसको बोलते हैं विपिंग जेली। विपिंग जेली का अर्थ होता है अब कोई पात्र हो, यानी थाली ही, यही थाली, पात्र समझ लो या थाली मान लो, भी थाली के बीच में आप आके गिर दिया, जेली गिर दिया, आके गिर दिया जेली, जेली डाल दिया बड़े बाद में। ठीक है, अब क्या हुआ, इसमें पेक्टिन की मात्रा अधिक, खटास अधिक और चीनी की मात्रा कम होने के कारण, क्या क्या मैंने बोला, पेक्टिन खटास ज्यादा होने और चीनी की मात्रा कम होने के कारण अब बिचारी के चारी में सु, बिचारी तो क्या सो है बन, एक चारी में सु पानी निकल वाला आ जाए, क्या निकल वाला आ जाए, पानी निकल वाला आ जाए। ठीक है जी, हमने भी आंखा और स्वागत आप बोला रोबो, तो एक भी के मानसु पानी निकलवा जा चारी में तो आप बोलेंगे जेली का रोना, या फिर कौन सा शब्द काम में लेंगे, विपिंग जेली। कौन सा बोलेंगे, विपिंग जेली बोला जाएगा इसको, तो इसके बारे में ध्यान रखना। तो जेली संबंधित क्वेश्चन पूरे क्लियर हो गए। ठीक है, फलरस पूछे, इसमें कितना चाहिए, देखो जो फलरस पूछे आपसे, फलरस तो वो है कतो 45% ही हुआ है, कतो है 45% ही हुआ है। अमल पूछे, यहाँ कहाँ लिखो अमल, चलो ये लिख दो, अमल पूछे आपसे, अमलता कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 0.5 से लेकर 0.6 तक मान लो, या सॉरी 0.6 से लेकर 0.9% तक होती है। कितनी होती है, 0.6 से लेकर 0.9 तक होती है जेली में क्या, अमलता। ये भी आपको ध्यान रखना। तो इसके साथ में जेली भी हो गई, प्रमुख घटक भी हो गया, बनती किसकी है सबसे ज्यादा, अमरूद की बना भाई जेली। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, मैंगो मालफॉर्मेशन। क्या कह रहा है, मैंगो मालफॉर्मेशन निम्न में से क्या है। भाई वो प्रकार को कोई रोग है, कोई कीड़ो है, क्रियात्मक व्याधि है, उपयुक्त में से कोई कोई। तो अब बोला रोग तो है पर रोग दूसरो है, यानी ये कवक है, जीवाणु या वायरस के द्वारा वड़ बने, इनके द्वारा नहीं होता, तो रोग कौन बोलेगा भाई, रोग तो है पर वो रोग कौन है, वायरस के द्वारा। कीड़ो यानी कीटों के द्वारा भी नहीं होता, कीट के द्वारा भी नहीं होता है। ठीक है, ये क्या है, क्रियात्मक व्याधि यानी दैहिक विकार है। ये क्या है, दैहिक विकार, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। क्या बोला जाएगा, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होता है, अगर देखें तो वो होता है कि किसी वातावरण की परिस्थिति के कारण, मौसम और जलवायु के कारण, या पोषक तत्व की कमी के कारण, इनके कारण होने वाला, यानी शरीर में होने वाली कोई विपत्ति, जिससे जो पौधे हैं वो उनकी कमी या वृद्धि और विकास रुक जाए। ठीक है, या उनके कारण होने वाला कोई विकार क्या कहलाएगा, दैहिक विकार कहलाएगा। तो कहेंगे भाई मैंगो मालफॉर्मेशन क्यों होगा, तो ये होगा तापमान के कारण। तापमान अपन बोलेंगे कैसा तापमान, या बेमौसम के कारण, या अपन बोलेंगे जैसे प्रतिकूल मौसम, ये शब्द ठीक है, प्रतिकूल मौसम के कारण। और प्रतिकूल मौसम में भी ज्यादा कौन रहता है, इसमें तापमान रहता है। क्या होता है इसमें, मैंगो मालफॉर्मेशन में क्या होगा, मैंगो यानी तो पता चल गया आपको आम होगा, इसमें होगा क्या ऐसा, तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें क्या होता है कि जो पुष्प और पत्तियों का ऊपर वाले, यानी जो पुष्प होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, गुच्छे नुमा आकार में, गुच्छे नुमा हो जाते हैं। पुष्प कैसे हो जाएंगे, गुच्छे नुमा हो जाएंगे, जिसके कारण फल नहीं लग पाएंगे अच्छे से। तो भाई साहब इसका नियंत्रण क्या है, नियंत्रण भी पता होना चाहिए फिर तो नियंत्रण अपन किसके द्वारा करेंगे रे, बोरेक्स के द्वारा या फिर NAA के द्वारा। अब तो ये वाला ध्यान में रखना, किसके द्वारा, NAA के द्वारा, या फिर बोरेक्स डाला जाता है इसमें। ज्यादातर उपयोग में क्या लिया जाता है, NAA। कब लगभग ये लिया जाता है अक्टूबर के लमसम, अक्टूबर के लमसम अपन में, क्योंकि अक्टूबर के लमसम भी उसमें धीरे धीरे फूलों का विकास होने लग जाता है। ठीक है, परागण की क्रिया के लिए, तो अपन क्या करें उस समय उसमें क्या डाल देंगे, NAA का छिड़काव कर देंगे, जिससे मैंगो मालफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जालोर बेदाना।
जालोर बेदाना किस किस्म निम्न में से कौन से फलदार पौधे की है? अगर मैं देख रहा हूं यहां पर मैंने 2002, 2003 और 2004 ये तीसरा क्वेश्चन पेपर जो सोल्व चल रहा है, जिसमें मैंने देखा 2002 में भी एक क्वेश्चन वेराइटी आई हुई थी जालोर सीडलेस, सेम वही वेराइटी 2003 में भी दर्शा दी, जालोर सीडलेस इसकी किस्म है, ठीक है। परंतु यहां पर जालोर सीडलेस तो नहीं आई, जालोर बेदाना आ गई। कौन सी आ गई? जालोर बेदाना। तो जालोर बेदाना आम की कोन्या, बेर की भी कोन्या, अनार और आंवला दोनों में कंफ्यूज हुए, तो ध्यान रखना जालोर जो सीडलेस वेराइटी अनार की थी, तो बेदाना भी किसकी है? अनार की। तो मैं यही कहूंगा अनार भी अपन राजस्थान में देखे जेट के हिसाब से तो थोड़ी इंपोर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा, लगभग 3 साल के पेपर देख रहा हूं, तीनों में एक एक क्वेश्चन तो पुटअप कर रहा है आराम से, ठीक है। तो अनार को भी ढंग से आप अगर जेट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, सुपरवाइजर की तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा अनार को भी ढंग से थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? अनार है। अनार का बोटनी का नाम क्या होता है? पुनिका ग्रेनेटम, पुनिका ग्रेनेटम, ठीक है। कुल पूछ ले, कुल क्या होगा? पुनिकेसी, पुनिकेसी क्या होगा? पुनिकेसी होगा इसका, ठीक है। आम का पता है आपको, मेंजिफेरा इंडिका, एनाकार्डियसी। बेर का कुल पूछ सकता है, आया भी है, ठीक है। तो बेर का कुल, वैसे बोटनी का नाम क्या होता है? जिजीफस मोरसियाना, परंतु आपसे कुल पूछ ले भाई साहब, तो कुल इसका थोड़ा टेढ़ा है, यानी अलग है, ठीक है। वो कौन सा है? रहम नेसी। ये ध्यान रखना, अभी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि रहम नेसी किसका कुल है? तो किसका है? बेर का कुल है। आंवला अम्बेलिफेरी होता है इसका कुल, और अम्बेलिका ऑफिसिनेलिस इसका क्या होता है? बोटनिकल नाम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन पे देखें तो निम्न में से कौन सा बेर का प्रमुख हानिकारक कीट है? बेर का हानिकारक कीट पूछा, बेर से संबंधित क्वेश्चन भी हो रही है। एफिड यानी मोइलो, मोइलो या वायलो तो कौन है? थ्रिप्स, थ्रिप्स भी कौन है? फल मक्खी, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये आती है फल मक्खी, परंतु किसकी फल मक्खी? बेर की फल मक्खी। देखो इनका बारे में थोड़ा सा वर्णन कर लें। बेर की जो फल मक्खी होती है उसका साइंटिफिक नाम क्या होता है? कार्पोमिया वेसुवियाना, कार्पोमिया वेसुवियाना। कहते हैं कि इस कीट की क्या लट सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है। लट को बोलते हैं मेगट, लट को क्या बोलते हैं? लट। इसकी जो लट होती है वो सर्वाधिक पहुंचाती है, यानी मेगट होती है वो नुकसान पहुंचाती है। और कहते हैं कि बेर, एक बेर में मेगट जो होती है 18 तक पाई जा सकती है, यानी 18 मेगट, मेगट उपस्थित होती है क्या में? फल में, ठीक। 18 मेगट क्या होती है? फल में उपस्थित हो सकती है या होती है, ठीक है। अब कहते हैं कि ये मेगट क्या करती है? ज्यादातर जो नुकसान पहुंचाने का जो काम करती है, ये अक्टूबर से प्रारंभ कर देती है अपना काम, यानी कब से लेकर? अक्टूबर से ही क्या हो जाती है? ये सक्रिय हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम ध्यान रखना, बेर की फल मक्खी एकल भक्षी कीट होता है। कैसा कीट है ये? एकल एकल भक्षी। आप समझते हो एकल भक्षी? पॉलीफोगस कीट। पॉलीफोगस का अर्थ होता है यानी ये प्रमुख रूप से उसी को नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। एकल भक्षी, पॉलीफोगस ने अपन बोल रहे हैं एकल भक्षी, यानी केवल और केवल बेर को नुकसान पहुंचाएगी और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इस कारण हम बोलते हैं इसको क्या? एकल भक्षी कीट। तो यह हो गया फल मक्खी के बारे में। चलते हैं, उम्मीद करता हूं शायद आपको समझ में आ रही होगी ये क्लास। अगर आपको बेहतर लग रही है, अच्छी लग रही है, तो बीच बीच में आप लाइक भी करते चलो। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 30। सूक्ष्म क्षेत्रों में बेर के वृक्षों की कटाई और छटाई यानी प्रूनिंग किस माह में करनी चाहिए? अब बेर के देखे ना, 3 क्वेश्चन आगे बेर से संबंधित, 2 क्वेश्चन आगे से। अभी बेर की फल मक्खी आया था, अभी बेर में क्या पूछा? यानी सूखे क्षेत्रों में बेर में प्रूनिंग यानी कटाई छटाई कब की जाती है?
जुलाई माह में कौन करी जाए, दिसंबर माह में, इस टाइम पर तो बोरिया लाग रहा है, इस टाइम पर कटाई करेंगे तो किसान खाएगो के ना, कौन करी जाए। सितंबर माह में क्या तो करोगे, बरसात का टाइम पर वो कटाई करोगे या फिर क्या करोगे, तो कब की जाएगी, अप्रैल मई में। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा अप्रैल मई में क्यों करेंगे, कि ध्यान रखना अप्रैल माह में जो बेर का जो पौधा है वो सुप्त अवस्था में चला जाता है, यानी डोरमेंसी में चल जाएगा पौधों, और पौधों डोरमेंसी में जाएगा भी कि आराम से आप कटाई छटाई करा तो भी कि शारीरिक दशा पर कोई या जैविक जो दशा भी पर कोई या जैविक जो क्रियाएं होती है उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसको अच्छे से आप लोग ध्यान में रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आया हुआ है सर्वाधिक वसा की मात्रा किसके दूध में होती है, तो दूध यानी मुर्रा भैंस का दूध में आवे, बदावरी का में आवे, हरियाणा गाय में आवे या फिर साहिवाल गाय में। अपन पूछे दूध में वसा, तो ध्यान रखना सर्वाधिक दूध की वसा के हिसाब से देखे तो बदावरी आएगा। अब बदावरी क्यों आएगा, तो बदावरी ये भी सुन लेना भाई साहब, कहते हैं कि बदावरी में अगर फिक्स पूछे तो 13.7% दूध में क्या पाई जाएगी, वसा, और एवरेज पूछे तो 12 से लेकर 14% तक आप आके बोलेंगा कि पाई जाए का दूध में वसा पाई जाए। तो मुराकिम कत्ते पाई जाए, मुराकिम बोलेंगा लगभग 7 से लेकर 8% पाई जाए, कतो 7 से लेकर 8% तक के पाई जाए वसा। अब इनमें बहुत सारा क्वेश्चन पुट हो हम पूछ ले कि भैंस की सबसे अच्छी नस्ल कौन सी है, तो मुर्रा सबसे क्या है ये अच्छी और अधिक के दे वाली दूध देने वाली। और क्या विशेषता है, इको सींग जलेबी का आकार को, रंग जेड ब्लैक, रंग कैसा होगा इसका, जेड ब्लैक क्या होगा, जेड ब्लैक होगा, एकदम गहरी काली रंग की होगी। ठीक है, और सींग कैसा होगा, जलेबी आकार के क्या होंगे इसके सींग होंगे, ये विशेषता होगी। और ये पूछा भी जाता है सबसे अच्छी नस्ल या पूरे विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली, यहां भारत में नहीं देती, पूरे विश्व में सर्वाधिक दूध देने वाली लगभग 1800 से लेकर 2200 या 2500 तक क्या देती है, लीटर प्रति ब्यावत दूध देती है। ठीक है, बदावरी का बारे में बता दिया, वसा सबसे ज्यादा पाई जाए, दूध तो ज्यादा कौन दे यार, ठीक है, परंतु इसके दूध में वसा यानी घी की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाए। ठीक है, एवरेज पूछे तो 12 से 14% और फिक्स पूछा है तो 13.7% पाई जाए। ठीक है, चलो और के इको शरीर वी आकार को है, वी आकार का क्या होता है, इसका शरीर होता है, ये भी ध्यान रखना, किस आकार का, वी आकार। ठीक है, चलो एक ही बात होगी। अब बात करेंगे दूसरी, हरियाणा गाय। कहते हैं कि द्विकाजी नस्लों की सबसे अच्छी नस्ल, गायों में जो द्विकाजी नस्ल है, नस्ल में सबसे क्या होती है, अच्छी नस्ल होती है। ठीक है, साहिवाल का बारे में सबसे मीठो दूध क्या को है, साहिवाल सबसे मीठा दूध किसका होगा, साहिवाल का। ठीक है, क्योंकि क्यों, इसके दूध में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, लैक्टोज, सर्वाधिक क्या पाया जाएगा, लैक्टोज पाया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगर चलो क्वेश्चन यहां पे पूछा है कि सर्वाधिक वसा किसकी मात्रा में, भैंसों में पूछे आपसे एवरेज सभी की, तो वो कितनी होती है, लगभग 7.3 के लमसम होती है। औसत पूछे ना आपसे कि भैंस के दूध में औसत वर्षा, वो जो वसा है वो कितनी पाई जाएगी, तो वो पाई जाती है औसत वसा, औसत जो वसा है वो पाई जाती 7.3%। क्या में, भैंस में। ये भी अच्छे से आपको ध्यान में रखना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अगले स्लाइड में 32 नंबर क्वेश्चन है, ये कह रहा है मुर्गी के शरीर का औसत तापमान कितना है। ठीक है, तो देखो शरीर के तापमान अगर सेल्सियस में पूछता, सेल्सियस में तो आप बोलते था कतो है 41 डिग्री सेल्सियस है, कतो है 41 डिग्री।
अब यहाँ पे फोनेट में दे दिया तो फोनेट में कितना आएगा, 107 डिग्री फोनेट आएगा। चलो मुर्गी आएगी तो और भी बात कर लें कि ठीक है, बात करा मुर्गी की, देखो आएगा तो देखो ये कह रहा है मुर्गी जो होती है, मुर्गी, उसका जूलॉजिकल नाम क्या होता है, तो गैलस डोमेस्टिकस, क्या होता है, गैलस डोमेस्टिकस होता है। ठीक है, आगे बात करें, नाड़ी गति कितनी होगी, नाड़ी दर गति, तो नाड़ी दर गति ध्यान रखना सबसे ज्यादा होती है 200 से 400 बार, 200 से 400 बार इसकी नाड़ी दर गति होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि तापमान पूछा तो कभी नाड़ी दर गति भी पूछ सकता है। ठीक है, हाँ श्वसन गति, श्वसन गति होती है इसकी 20 से लेकर अपन बोल सकते हैं 22 बार, लगभग 20 से 22 बार या 24 बार के लमसम होती है, ज्यादा नहीं होती सांस तो, परंतु नाड़ी दर गति सबसे ज्यादा होती है। और ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आया था, फर्स्ट ग्रेड में। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहा है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, कौन से वर्ष में स्थापित किया गया है, तो NDDB है, पहले तो ये ध्यान में रखो आप, है कहां पर, ये है आनंद गुजरात में। कहां है, आनंद गुजरात में भाई साहब, आनंद गुजरात में। तो इसका संस्थापक कौन है, तो वो संस्थापक है, संस्थापक, इसका जो संस्थापक है वो कौन है, वर्गीज कुरियन, डॉक्टर कौन है, वर्गीज कुरियन। ठीक है, और वर्गीज कुरियन को पता आप क्यों बोलते हैं, श्वेत क्रांति का जनक। इन्होंने एक और चलाया था, ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड जो है ये भी इन्हीं के द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अब स्थापना कब हुई ये ध्यान रखना, देखो 71 में हुई, 52 में नहीं, 49 में हुई, क्या में हुई, 65 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई, 1965 में आनंद गुजरात में की गई। और करने वाला कौन था, संस्थापक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिसे श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। इन्होंने क्या किया था, एक ऑपरेशन फ्लड भी चलाया था। चलो ये भी बता दो फिर कितने चरणों में चला है, तो चरण पता आपको 3, फर्स्ट, द्वितीय और तीसरा, 3 चरणों में चला है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गो जाति प्रजनन फार्म कहां स्थित है, देखो हिसार में। हिसार में तो आपको पता है किसका, भैंस का है, और किसका है, घोड़े का। अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान क्या है, केंद्र या संस्थान है, ये भी ध्यान रखना। करनाल में, करनाल में तो थाने बेरून से नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट NDRI है। आपा बोलेंगा मृदा लवणीय अनुसंधान संस्था क्षेत्र है। आपा बोलेंगा गेहूं है जो अनुसंधान संस्था है, क्या है, गेहूं व जो अनुसंधान क्या है, संस्थान है। ठीक है, गदूर पता नहीं कोई ऑप्शन ऐसे दे दिया, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, सूरतगढ़ में, गंगानगर सूरतगढ़ में क्या है, केंद्रीय गो जातीय प्रजनन केंद्र या फार्म स्थित है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आया हुआ है, ग्लाइकोजन का अन्य नाम क्या है। देखो ग्लाइकोजन का अन्य नाम ध्यान रखना, ग्लाइकोजन एक प्रकार की शर्करा है। क्या है, शर्करा, सॉरी सुक्रोज को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, सुक्रोज को। तो सुक्रोज एक प्रकार की किस में मानी जाती है, शर्करा में मानी जाएगी, सॉरी किस में मानी जाएगी, शर्करा। तो ये एक प्रकार की पशु क्या है, शर्करा है। ठीक है, तो ग्लाइकोजन का ये क्वेश्चन अपने पशुपालन से आया हुआ क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, खुरपक्का मुंह पक्का, कौन सा, खुरपक्का मुंह पक्का बीमारी का कारण है। तो जीवाणु के द्वारा होती है, परजीवी के द्वारा होती है, विषाणु के द्वारा होती है, बैक्टीरियोफेज के द्वारा होती है। तो ध्यान रखना FMD जो होता है, FMD ये किसके द्वारा होगी, वायरस के द्वारा, यानी विषाणु के द्वारा। राइट आंसर क्या आएगा, सी। अब वायरस कौन सा आता है, सेट
OAC फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और एक आएगा एशिया फर्स्ट। ये वायरस की क्या है, प्रजाति है, प्रकार है, ठीक है। खुरपक्का मुंहपक्का नाम क्यों दिया गया, पता होना चाहिए। ये वायरस मर्दा में रहता है, सबसे पहले पशु में खुर में जाता है। कहां पर जाएगा, खुर में, और खुर में पशु के छाले पड़ने से पशु अपना मुंह लगाएगा वहां पर, और मुंह लगाने से क्या होगा, वही वायरस पैरों से कहां पर आ जाएगा, मुंह में आ जाएगा। तो ये खुरपक्का यानी खुर में था, फिर किस में आ गया, मुंह है, तो मुंह है पक्का, छाले हो जाते हैं, पशु से मुंह से कुछ खाया नहीं जाता, पैरों से चला नहीं जाता है, ठीक है। अगला, इसका टीका कब लगाते हैं, ध्यान रखना, जून माह में। टीका कब लगाएंगे, जून माह में लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, दुग्ध नमूने में गाय तथा, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है, दुग्ध नमूने में गाय दूध तथा भैंस दूध की पहचान होती है। यानी अपने को दूध जो होता है उसमें गाय का दूध है, और गाय के दूध में भैंस के दूध की मिलावट है, या भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट है, तो उसके लिए अपन किसका परीक्षण करेंगे। तो ध्यान रखना, गाय के दूध में भैंस का दूध या भैंस के दूध में गाय के दूध के लिए अपन जो परीक्षण किया जाता है, उस परीक्षण का नाम है हंसा परीक्षण। कौन सा परीक्षण, हंसा। वेश अनुपात परीक्षण, पता नहीं क्या होता है, नाइट्रेट परीक्षण, आयोडीन परीक्षण, इन दोनों की बात करें। सबसे पहला आयोडीन, ये कह रहा है कि दूध में स्टार्च की मिलावट के लिए, भाई दूध में स्टार्च की मिलावट के लिए जो परीक्षण करेंगे वो क्या कहलाएगा, अपना आयोडीन परीक्षण कहलाएगा। अगला आता है नाइट्रेट परीक्षण, दूध में वर्षा जल की मिलावट, दूध में कोई बरसात को पानी मिला दे, मेघ को पानी मिला दे, तो बी की मिलावट आप क्या द्वारा करेंगे, नाइट्रेट परीक्षण के द्वारा करेंगे। और यहां कह रहा है गाय के दूध में भैंस के दूध की पहचान, या भैंस के दूध में गाय के दूध की पहचान, दोनों में कोई भी आ रहा है तो कौन सा करेंगे, हंसा परीक्षण। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, बी ऑप्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 38, जमुनापारी बकरी का मूल स्थान क्या है। देखो जमुनापारी किसकी नस्ल है, यहां पर ही दे दिया, बकरी की नस्ल है, तो इसका मूल स्थान माना जाता है भाई साहब आगरा। न कि बुलंदखंड आएगा, तराई आएगा, रोहिलखंड आएगा, इनमें से कोई नहीं आएगा। राइट आंसर क्या आएगा, आगरा। अब जमुनापारी की दो चार बात अपन भी कर लेते हैं। इससे क्या बोलेंगे, जादुई बकरी, मैजिक गोड, कौन सी गोट, मैजिक गोट, जादुई बकरी, बकरियों में सबसे बड़ी। बकरियों में क्या है, ये सबसे बड़ी। और क्या विशेष भाई साहब, इसका नाक रोमन, नाक कैसा होगा, रोमन, मुख तोता मुख। और क्या विशेषता, इसका कान पत्ती नुमा या घड़ी के पेंडुलम की तरह, इस खास विशेषता। कान कैसे होंगे, पत्ती नुमा या फिर घड़ी के पेंडुलम की तरह। घड़ी के किसकी तरह होंगे, पेंडुलम की तरह होंगे। ये खासकर विशेषता है जमुनापारी की। उत्पत्ति कहां माना जाएगा, मुख्य रूप से आगरा क्षेत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखो भैया, जेम में चीनी की सांद्रता। देखो अब आता है जेली, अब की बार होगा जेम। तो पहले बात करेंगे जेम का बारे में। देखो जेम जो है ना, वह क्या की बनाई जाए सबसे ज्यादा, सेब की। क्या की बनाई जाए, एप्पल की बनाई जाए सबसे ज्यादा। चलो इनमें भी टीएसएस कतरो है, बी में तो टीएसएस कतरो 65, इनमें कतो है भाई साहब 68% के। चलो परिपक्व तापमान कतो ही को, परिपक्व है तापमान 105 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 105 डिग्री। अम्ल कतो पाया जाए, अम्ल 0.5 से 0.6%। फलरस कतो है, फलरस है 45%। कतो है 45%। आतो होगी कि सामान्य जानकारी। अब देखो, अब आपको बताने की जरूरत ही नहीं, अपने आप पता चल गया
मैंने यहां पे बोला TSS, टोटल सोल्युबल साल्ट, वो कितना है 68, तो ब्रिक्स भी कितना है 68 ही आएगा। तो राइट आंसर क्या आया, सी ऑप्शन। क्या आएगा इसका, सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, ध्यान रखना ये जो होती है अपारदर्शी होती है। कैसी होगी, अपारदर्शी। कैसी होगी, अपारदर्शी। इसमें दो फलों का मिश्रण भी हो सकता है। ये कैसी होती है, दो फलों का मिश्रण। दो फलों का ये क्या है, मिश्रण। ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, वो है फसल चक्र में। देखो, फसल चक्र में किस प्रकार की फसलों को मुख्यतः सम्मिलित मुख्यतः सम्मिलित करना चाहिए। ये कह रहा फसल चक्र अपन अपना रहे हैं तो कौन सी फसलों को शामिल ज्यादा करें अपन, जिससे मृदा की उर्वरक क्षमता बढ़े। ठीक है, तो दलहनी फसल, आच्छादित फसल, नकदी फसल, रेशे वाली। तो इसका राइट जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, दलहनी फसल। क्यों, क्योंकि दलहनी फसलों की जो जड़ों में क्या पाया जाएगा, राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु। चलो ये भी बता दो, ये जीवाणु करता क्या है, ये N2 यानी नाइट्रोजन का क्या करता है, स्त्रीकरण। जिससे होता क्या है आपके दिमाग में, क्यों है स्त्रीकरण करवा सो, मृदा की उर्वरक क्षमता में वृद्धि। उर्वरक क्षमता में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये इसके, तो ये था टोटल अपन बात करें कि 2004 का पेपर। ठीक है, इसका था 2004 का पेपर था, जिसमें एग्रीकल्चर को अपन ने सोल्व किया है। ठीक है, अपन एग्रीकल्चर ही नहीं, धीरे धीरे सभी के लाने वाले हैं यहाँ पे, एग्रीकल्चर के अलावा बायोलॉजी, केमिस्ट्री, सभी के। ठीक है, तो ये क्लास जो आपका आज का जो सॉल्यूशन था, ये कैसा लगा। ठीक है, आपको अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और आप भी इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।